सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। गायत्री महाविद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे क्लास बीएससी और बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट के सब्जेक्ट बॉटनी का टॉपिक। हम पिछली कक्षा से पढ़ रहे हैं एगेरिकस के बारे में। हमने एक क्लास से इसके अंदर डिस्कस किया था कि एगेरिकस की सिस्टेमेटिक पोजीशन क्या होती है, उसकी प्लांट बॉडी किस प्रकार से होती है। आज हम इस क्लास के माध्यम से एगेरिकस की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। एगेरिकस जो एक एडिबल फंगी के रूप में प्रयुक्त होती है, खाद्य कवक के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि इसमें इसे कंप्लीट फूड के नाम से जाना जाता है। अर्थात क्यों कहेंगे, क्योंकि इस कवक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, खनिज अम्ल एवं विटामिन जैसे घटक पाए जाते हैं। तो सभी प्रकार के पोषक तत्व एक ही प्रकार की फूड में पाए जाने के कारण एगेरिकस को कंप्लीट फूड के नाम से जाना जाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं उसी एक टॉपिक को, एगेरिकस की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। एगेरिकस कवक तंतुओं से निर्मित एक कवक जाल के रूप में होता है। इसमें कुल दो प्रकार के कवक तंतु पाए जाते हैं। एक प्राइमरी माइसीलियम होता है, दूसरा सेकेंडरी माइसीलियम होता है, तीसरा टर्सरी माइसीलियम होता है। प्राइमरी माइसीलियम जैसे फिगर ए में दिख रहा है, कवक तंतु या आईपी पट्टीयुक्त होता है, तो हम उसको पट्टीय कवक तंतु के नाम से जानते हैं। प्रत्येक खंड एक कोशिकीय होता है और एक केंद्रीय होता है, इसलिए इसको मोनोकैरियोटिक भी नाम देते हैं। दूसरा सेकेंडरी माइसीलियम होता है, वो हमेशा द्विकेंद्रीय होता है। प्राइमरी माइसीलियम सेकेंडरी माइसीलियम में जब कन्वर्ट होता है तो मुख्य परिवर्तन होता है कि प्राइमरी माइसीलियम एक केंद्रीय या मोनोकैरियोटिक होता है, जबकि सेकेंडरी माइसीलियम द्विकेंद्रीय होता है। प्राइमरी माइसीलियम से सेकेंडरी माइसीलियम बनने की क्रिया डाइकैरियोटाइजेशन कहलाती है अथवा द्विकेंद्रीय भवन कहलाता है। जैसा कि हमने अस्टिलेगो के अंतर्गत द्विकेंद्रीय भवन की प्रक्रिया को समझा था। उस कवक में बेसिडियोस्पोर के संलयन द्वारा, बेसिडियोस्पोर से निर्मित जर्म ट्यूब के संलयन द्वारा अथवा प्राथमिक कवक तंतुओं के संलयन द्वारा एक केंद्रीय कवक जाल द्विकेंद्रीय कवक जाल में बदलता है। और इसके साथ में एक और विधि होती है जिसके द्वारा द्विकेंद्रीय भवन की प्रक्रिया संपन्न होती है। उस विधि को नाम देते हैं क्लैंप बंधन विधि। क्लैंप बंधन विधि किस प्रकार से होती है, इसको हम इस टॉपिक के अंतर्गत समझते हैं। क्लैंप बंधन के लिए फॉर एग्जाम्पल ये एक कवक तंतु है जिसमें एक केंद्रक पाया जाता है। इसके नीचे भी एक कवक, एक पट बन जाता है जिसके फलस्वरूप एक खंड का निर्माण होता है। ऊपरी कोशिका में दो केंद्रक है और नीचे वाली कोशिका में एक केंद्रक है। तो अब क्या होगा, ऊपरी कोशिका से एक अतिवृद्धि निकलती है और इसके बाद में एक पट का निर्माण होता है।
इसमें एक केंद्रक उसी में रहता है, जबकि दूसरा केंद्रक विभाजित होकर के दो केंद्रकों का निर्माण कर देता है। एक केंद्रक उबारनुमा संरचना में आ जाता है, जबकि दूसरा केंद्रक उसी खंड में रहता है। तत्पश्चात इसके बीच में एक खंड बन जाता है, पट बन जाता है। फलस्वरूप एक कोशिका होती है वो द्विकेंद्रिकी होती है, यह है द्विकेंद्रिकी। जबकि उबारनुमा संरचना है वो एक केंद्रिकी है, जबकि इसके आधार भाग में पाई जाने वाली कोशिका भी एक केंद्रिकी होती है। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जो उबारनुमा संरचना है वो धीरे धीरे आधारीय भाग से मिल जाती है। इसके फलस्वरूप शीर्ष भाग पर उपस्थित केंद्रक इस आधारीय भाग की कोशिका में आ जाता है। इसके फलस्वरूप एक नई संरचना का निर्माण होता है, जिसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, जो उबारनुमा संरचना जो नीचे की ओर मुड़ी हुई होती है, उसको क्लैंप कहते हैं। इस प्रकार से एक क्लैंप के द्वारा शीर्षक कोशिका भी जो पहले से द्विकेंद्रिकी थी और आधारीय कोशिका भी द्विकेंद्रिकी हो जाती है। वाका से एक क्लैंप से केंद्रक इसकी आधारीय कोशिका में आ जाता है। इस प्रकार से लगातार कई क्लैंप बंधन के द्वारा प्रत्येक कोशिका द्विकेंद्रिकी हो जाती है। सामान्य संरचना समझने के बाद में समझते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी माइसीलियम के करैक्टर क्या होते हैं। तो पहले प्राइमरी माइसीलियम को देखते हैं। जैसा कि इस डायग्राम के अंतर्गत दिख रहा है, ये एक मोनोकैरियोटिक है। तो प्राइमरी माइसीलियम मोनोकैरियोटिक होता है, शॉर्ट जीवन काल का होता है और उत्पन्न होता है डेवलप फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर। बेसिडियो बीजाणु के अंकुरण के फलस्वरूप निर्मित होने वाले इस एक केंद्रिकीय कवक जाल को प्राथमिक कवक जाल कहते हैं। इस कवक जाल की हाइपी होती है वो सेप्टेट होती है। सेप्टेट का मतलब इसके मध्य पट पाए जाते हैं और इसमें किसी भी प्रकार के वर्णकीय संरचना नहीं पाए जाने के कारण ये हाइलिन होता है या कात्साप होता है, या इसको सिंपल भाषा में हम उसको रंगहीन कह सकते हैं। इस माइसीलियम की प्रत्येक कोशिका छोटी होती है। कंटेन ऑयल ग्लोब्यूल्स, वैक्यूल्स एंड थिन प्रोटोप्लाज्म। पतले जीवद्रव्य, तेल बूंदी का और कई सारी रिक्ति का इस हाइपी के अंतर्गत पाई जाती है। इस प्रकार की एक सरल संरचना युक्त माइसीलियम बनता है, जो मूल रूप से बेसिडियो बीजाणु के अंकुरण से बनता है, को हम प्राइमरी माइसीलियम कहते हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी माइसीलियम की बात करते हैं। सेकेंडरी माइसीलियम होता है वो डाइकैरियोटिक होता है। इट इज ए डाइकैरियोटिक एंड arose by dikaryoticization through somatogamy of two completely monokaryotic hyphae। दो प्राथमिक अथवा एक केंद्रिकीय कवक तंतु के कायिक युग्मन के द्वारा, जिसके द्वारा द्विकेंद्रिकीय भवन की प्रक्रिया संपन्न होती है, से एक नए कवक तंतु का निर्माण होता है। इसको हम द्वितीयक कवक तंतु अथवा कवक जाल के नाम से जानते हैं। एक प्राथमिक कवक तंतु ये, दूसरा प्राथमिक कवक तंतु ये, दोनों आपस में जुड़े इस क्रिया को हम सोमेटोगेमी कहेंगे, क्योंकि कायिक तंतु आपस में जुड़ रहे हैं। और इस सोमेटोगेमी के फलस्वरूप द्विकेंद्रिकीय कवक तंतु का निर्माण होता है, जो पूर्ण रूप से शाखित होता है, पट्टी होता है। इसको हम सेकेंडरी कवक जाल के नाम से जानते हैं। इस कवक जाल में पट पाए जाते हैं और प्रत्येक पट के अंदर एक डोलीपोर सेप्टा पाया जाता है।
डोलीपोर चैप्टर कहाँ पाया जाएगा? दो कोशिकाओं के मध्य संयोजन स्थल पर। जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई कवक तंतु पट्टीय प्रकार का होता है, उस स्थिति में कोशिकाओं के मध्य सामंजस्य बनाए रखने के लिए उन पटों में रंध्र पाए जाते हैं जो छिद्र कहलाते हैं, और इस प्रकार के छिद्रों को हम सरल छिद्र अथवा डोलीपोर छिद्र के नाम से जानते हैं। तो इस अगेरिकस में कौन से प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं? डोली प्रकार का। सेकेंडरी माइसिलियम इज मोर अबाउंडेंट पेरिनेटिंग एंड प्रोड्यूस मशरूम ईयर आफ्टर ईयर। सेकेंडरी माइसिलियम संयोजित होकर के टर्सरी माइसिलियम का निर्माण होगा, और इसी टर्सरी माइसिलियम के द्वारा इस कवक की खाने योग्य अवस्था प्राप्त होगी, जिसको मशरूम के नाम से हम जानते हैं। इस कवक तंतु में पाए जाने वाले डोलीपोर सेप्टम की स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो एक कोशिका यह है, दूसरी कोशिका यह है। इन दोनों कोशिका के मध्य पाए जाने वाले इस स्ट्रक्चर को हम सेप्टम नाम देते हैं। इस सेप्टम के मध्य ये जो रिक्त अवस्था है, इसको हम पोर नाम देते हैं। अब इस पोर के दोनों तरफ पाए जाने वाली ये भित्ति मोटी हो जाती है, और मोटी होने के कारण ही इसको डोलीपोर के नाम से जानते हैं। इस डोलीपोर के चारों ओर पाए जाने वाले इस प्रकार की लेयर को पेरेंथोसोम कहते हैं। क्या नाम देंगे? पेरेंथोसोम। पेरेंथोसोम स्ट्रक्चर यदि पाई जाती है तो उस पोर को डोलीपोर के नाम से जाना जाता है। एक तीसरे प्रकार का माइसिलियम है, वो टर्सरी माइसिलियम कहलाता है। तृतीयक कवक जाल। अभी तक हमने कई कवकों के अंदर कवक जाल पढ़े हैं, वो प्राथमिक और द्वितीय कवक जाल ही पढ़े हैं, लेकिन अब पढ़ना हमें तीसरे प्रकार का ऐसा कवक जाल जो द्वितीय कवक जाल से निर्मित होता है, और निर्मित होने के बाद में बेसिडियोकार्प का निर्माण कर देता है। इसको हम सिंपल भाषा में टर्सरी माइसिलियम के नाम से जानते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स ऊतकों के समान बनी हुई संरचना से होता है। इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स टिश्यूज विच प्रोड्यूस बेसिडिया। बेसिडिया को निर्मित करने वाले जटिल ऊतकों का एक समूह होता है, और वही समूह मूल रूप से माइसिलियम कहलाता है। ये जो माइसिलियम होता है वो मूल रूप से माइक्रोस्कोपिक होता है, थिक होता है, टेंगल होता है, वुडी मॉसेज होता है और स्पार्स होता है। तृतीयक कवक जाल जो द्वितीय कवक जाल से निर्मित होता है, संगठित होकर के एक समूह का निर्माण करेगा, उसको नाम देंगे हम तृतीयक माइसिलियम। और इसी से किसका निर्माण होगा? बेसिडियोकार्प का। बेसिडियोकार्प में किसका निर्माण होगा? बेसिडियोकार्प में मूल रूप से बेसिडियो स्पोर को निर्मित करने वाली स्ट्रक्चर बनती है। तो जब सेकेंडरी माइसिलियम पूर्ण रूप से जमीन के अंतर्गत विकसित हो जाता है, उस स्थिति में तृतीयक माइसिलियम बनेगा, और तृतीयक माइसिलियम बनते ही जमीन से एक बटन के समान संरचना निकलना प्रारंभ होगी, जो ऊपरी भाग पर आकर के सत्रिका का संरचना के रूप में फैल जाती है, और उसी भाग को हम मशरूम कहते हैं। तो इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर दिखना प्रारंभ हो जाती है। तो जब बेसिडियो बीजर अंकुरित होता है तो एक सरल प्रकार के कवक तंतु बनेगा, जो जमीन के अंदर ही है, हमें दिखता नहीं है। प्राथमिक कवक जाल कहलाएगा। प्राथमिक कवक जाल द्विकेंद्रीय के भवन के द्वारा द्वितीय कवक जाल का निर्माण करेगा, और द्वितीय कवक जाल के संगठित होने के फलस्वरूप एक ऊर्ध्वाधर संरचना विकसित होगी, जो संघनित और सहित कवक तंतुओं से मिलकर बनी होती है। इस प्रकार के कवक जाल को टर्सरी माइसिलियम या तृतीयक कवक जाल कहते हैं। तो जो संरचना हमें जमीन के ऊपर दिखाई देती है वो मूल रूप से इस अगेरिकस का कौन सा भाग कहलाता है? माइसिलियम कौन सा कहलाता है? टर्सरी
माइसीलियम और इसी टर्सरी माइसीलियम के अंतर्गत बेसिडियो बीजाणु का निर्माण होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज की इस क्लास के अंतर्गत हमने डिस्कस किया है अगेरिकस की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के अंतर्गत प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी माइसीलियम के बारे में। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि अगेरिकस में किस प्रकार से जनन होता है और जनन के द्वारा नए कवक तंतु का निर्माण करता है। थैंक यू, नमस्कार।